ओके बच्चों, वेलकम बैक। बेटा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन के 5वें लेक्चर में आ गए हैं। बस 2 लेक्चर और हैं, हमारा काम हो जाएगा। देखिए बेटा, आज हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, असली उद्देश्य क्या है, हमने आपको बताया है कि हमें अपने प्रोसेसेस की एनालिसिस करनी है, ताकि जब हम गैस पावर साइकिल में इन प्रोसेसेस या प्रक्रमों को यूज करें तो हम जो भी चीज जरूरत है उसको कर पाए। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। आज हम लोग यू अर्थात इंटरनल एनर्जी, एच अर्थात एंथैल्पी और एस अर्थात एंट्रोपी। अगर कोई आदर्श गैस अपनी अवस्था 1 से 2 में जाएगी, अगर वो प्रारंभिक अवस्था 1 से अंतिम अवस्था 2 में जा रही है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, उसकी एंथैल्पी में कितना परिवर्तन होगा, उसकी एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होगा, हम ये निकालने में इंटरेस्टेड हैं। परंतु हम उनमें परिवर्तन तो तब निकाल सकते हैं जब इनके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया हो। तो आज हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और ये देखेंगे कि हम आंतरिक ऊर्जा में या एंथैल्पी में या एंट्रोपी में परिवर्तन किसी भी प्रक्रम के दौरान अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। जब हम ये जान जाएंगे तो हम किसी भी प्रोसेस की एनालिसिस कर पाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक चीज जरूरत पड़ेगी फर्स्ट लॉ की, और हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो आइए बेटा सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं यू। बेटा यू हम लोग डिनोट करते हैं आंतरिक ऊर्जा के लिए। तो यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरनल एनर्जी, या हिंदी में आप लोग बोलते हैं इसको आंतरिक ऊर्जा। आइए देखते हैं हम लोग आंतरिक ऊर्जा को कैसे परिभाषित कर रहे हैं और फिर कैसे हम लोग आदर्श गैस के लिए किसी प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को निकाल सकते हैं। आइए बेटा शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस। अभी देखिए हमने सब्सटेंस बोला है, मतलब आदर्श गैस नहीं बोली है। सब्सटेंस मतलब ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कोई भी पदार्थ। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? एनर्जी पजेस्ड बाय द सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा उस पदार्थ के द्वारा, उस पदार्थ के अणुओं के द्वारा जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अणु। तो अणु की जो गतिविधि होती है, आप जानते हैं किसी भी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, इसके जो अणु होते हैं हमें दिखाई नहीं देंगे, पर वो क्या होते हैं? फास्ट मूविंग ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। इसका मतलब जो आणविक गतिविधि है, जो उसके अणुओं की गति है, तो किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं की गति, और गति का मतलब मोशन या गतिविधि, और उसकी संरचना। अगर ठोस है तो अणु पास पास होंगे, द्रव है तो अणु थोड़ा दूर दूर होंगे, गैस है तो और दूर दूर होंगे। तो किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा उसके अणु की गतिविधि और उस अणुओं की संरचना पे निर्भर करती है। तो इसका मतलब कि कोई भी पदार्थ है, उसकी आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं की गतिविधि या गति और उनकी संरचना पर निर्भर करती है। लेकिन हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में किसकी जरूरत है? गैस की, और गैस भी कैसी? आइडियल गैस की। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंतरिक ऊर्जा है यू, ये क्या हो जाएगी? आंतरिक गतिज ऊर्जा। क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स गति कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगी। और चूंकि मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण बंधे हुए हैं तो उसमें कुछ स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा क्या है? आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थिति ऊर्जा का योग है। अब ये जो आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है, ये मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण या मॉलिक्यूल की एक्टिविटी कारण होती है, और ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है। टेम्परेचर दे देंगे, अगर आप हीट दे दीजिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? अणु गति बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस की, वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। और जो हमारा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा है वो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पर निर्भर करती है। अगर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, लिक्विड है तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होंगे, गैसेस है तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर होंगे। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के ऊपर स्थितिज ऊर्जा निर्भर करेगी। तो किसी भी सब्सटेंस की आंतरिक ऊर्जा उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा और उसकी आंतरिक स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ये जो हमारी है आणविक गति पर निर्भर करेगी, और ये जो है उसके अरेंजमेंट पर निर्भर करेगी कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। अब हम लोगों को निकालनी है गतिज ऊर्जा गैस के लिए, और गैस भी कैसी? आइडियल गैस के लिए। तो आइए जरा, अब हम देख रहे हैं
जो हमारी आंतरिक ऊर्जा U है वो क्या है, आंतरिक गतिज ऊर्जा प्लस आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। और हम लोगों ने जब आइडियल गैस को पढ़ना शुरू किया है तो हम लोगों ने आइडियल गैस के लिए कोई अजम्पशंस लिए थे। उस अजम्पशन से पहला अजम्पशन क्या था कि हमारी जो आदर्श गैस है उसके अणु परस्पर इतनी दूर हैं कि उनके बीच में किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल नहीं लग रहा है। जब मॉलिक्यूल से इतनी दूर है उसके बीच में कोई आकर्षण प्रतिकर्षण का बल नहीं है, इसका मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, शून्य हो गई। तो इसका मतलब उसकी जो इंटरनल पोजीशन एनर्जी है बेटा ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। तो देखिए फॉर आइडियल गैस सिंस अजम्पशन इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि हमने मान रखा है कि आदर्श गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं तो उसमें किसी प्रकार की स्थिति ऊर्जा नहीं होगी, आंतरिक स्थिति ऊर्जा नहीं होगी। तो इसका मतलब उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो क्या होगी, उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो इंटरनल पोजीशन एनर्जी जीरो हो गई तो किसी भी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि पोजीशन एनर्जी जीरो है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो हमारी बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है, जिसको आप इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बहुत जरूरत नहीं होती है, बट उसका एक कंक्लूजन्स या उसका एक निष्कर्ष हम इस्तेमाल करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या गैसों का गतिज आणविक मॉडल जो होता है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है या ताप है उसकी जो हम लोग माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन देते हैं वो देते हैं कि किसी भी गैस का ताप जो है वो उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। इसका मतलब वी नो टेम्परेचर इज ए मेजर, मेजर का मतलब बेटा यहां पे माप है। तो अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा की माप होती है हमारी टेम्परेचर। इसका मतलब जो आंतरिक ऊर्जा है वो फंक्शन है टेम्परेचर का। किसके लिए, ये लोग पीछे देख चुके हैं, ये किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, तापांतर के सीधे समानुपाती होगा। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया, निशान हटाए तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं du इज इक्वल टू CdT। अब बेटा थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ाई करते हैं हम लोग तो वहां से रिलेशन आता है CV। CV क्या है बेटा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या होता है, del U by del T मींस del U by del T। अब यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो आ जाता है du बराबर CvdT, लेकिन यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो यूनिट मास के लिए है, मतलब 1 kg के लिए, और जब m मास के लिए करते हैं तो हो जाता है mCvdT। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा के लिए जब भी हमें परिवर्तन निकालना होगा m मास के लिए तो हम निकालेंगे mCvdT से, जहां पे dt क्या है, तापांतर। आइए बेटा अब हम लोग बात करते हैं इंथैल्पी की। तो बेटा इंथैल्पी को हम लोग कैपिटल H या स्मॉल h से डिनोट करते हैं। कैपिटल H कब करेंगे, जब टोटल मास के लिए होगी। स्मॉल h कब करेंगे, जब सिंगल 1 किलोग्राम के लिए होगी। इंथैल्पी है क्या बेटा, इंथैल्पी कुछ नहीं है, एक कॉम्बाइंड प्रॉपर्टी है जिसको कि हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में सहूलियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जो हमारे बेटा फ्लो प्रोसेसेस होते हैं, फ्लो प्रोसेसेस मतलब हमारा ओपन सिस्टम, जो हमारे ओपन सिस्टम के प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस में अक्सर U और PV दो क्वांट एनर्जी पिक्चर में आती है। इसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, इसको बोलते हैं फ्लो एनर्जी या फ्लो वर्क। तो अब हमें बार बार इसको डील करना पड़ता है तो इसको एक कंबाइंड नाम दे दिया गया है H। तो H इज इक्वल टू U प्लस PV। अब अगर ये H है तो टोटल इंथैल्पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, और यहां पे अगर स्मॉल कर दिया तो स्मॉल h बराबर स्मॉल u प्लस PV। यहां पे कैपिटल V है, यहां पे ये स्मॉल v है, यहां पे कैपिटल U है, यहां पे स्मॉल u है, यहां कैपिटल H है, यहां पे स्मॉल h है। इसका मतलब ये इकाई द्रव्यमान के लिए है, यूनिट मास के लिए है, और ये टोटल मास के लिए। अब ये जो हमारा एंथैल्पी है बेटा, देखिए अगर आप ये H जो है इसमें जो U है ये क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है, और ये PV क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो एनर्जी या फ्लो वर्क। तो एक तरह से एंथैल्पी भी बेटा एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि इसके बराबर होती है उस फ्लूइड की आंतरिक ऊर्जा और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट के बराबर होती है। इसकी इकाई भी क्या होगी, छोटी इकाई जूल होगी, बड़ी इकाई किलो जूल, मेगा जूल, जो भी कहना चाहें। तो इंथैल्पी इज इक्वल टू H बराबर U प्लस PV, आंतरिक ऊर्जा प्लस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट के योग के बराबर होती है। लेकिन हमें H नहीं चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन इंथैल्पी। जब कोई गैस 1 से 2 जाएगी, आइसोथर्मली जाए, आइसोबेरिकली जाए, आइसोकोरिकली जाए, एडियाबेटिकली जाए, किसी भी प्रोसेस से जब जाएगी 1 से 2 तो उसकी इंथैल्पी में क्या परिवर्तन होगा। तो आइए बेटा H बराबर U प्लस PV पीछे परिभाषित हम लोग कर चुके हैं। अब आइडियल गैस के लिए हम लोग जानते हैं अवस्था का समीकरण PV बराबर RT। तो हम लोग PV के स्थान पे क्या रख सकते हैं, RT। तो H बराबर U प्लस RT। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें क्या हो जाएगा, DH इज इक्वल टू DU प्लस RDT। अब हम लोग बेटा आइडियल गैस के लिए जानते हैं कि Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है,
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R। तो हम लोगों ने क्या किया, R के स्थान पर रख दिया Cp माइनस Cv। तो यहां से dH बराबर क्या हो गया, du के स्थान पे Cv dt, ये Cp माइनस Cv हो गया R के स्थान पे, और dt, तो ये हो जाएगा Cp dt माइनस Cv dt। Cv dt कैंसिल हो गया, dH बराबर क्या आ गया, mCp dt, अगर इकाई द्रव्यमान के लिए है। और अगर हमें m kg के लिए चाहिए तो क्या आ जाएगा, mCp dt। इसका मतलब अब हमें किसी भी आदर्श गैस के लिए कोई भी प्रोसेस हो, अगर हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन चाहिए होगा du, तो हम लोग बोला करेंगे mCv dt, जहां पे dt क्या है, 1 और 2 के बीच में जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया है वो है। और अगर dH निकालना होगा तो क्या करा करेंगे, mCp dt। इसका मतलब अब हम लोग किसी भी प्रक्रम के दौरान अवस्था 1 और अवस्था 2 के बीच में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और इंथैल्पी में परिवर्तन निकालने के लिए इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेटा हम लोग आते हैं, अगली प्रॉपर्टी हमारी है एंट्रोपी। देखिए बेटा, हम लोग यहां पे सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इस पर्पज से कि हम अपने प्रोसेसेस को करके आगे बढ़े और जल्दी से गैस पावर साइकिल्स को स्टार्ट करें। थर्मोडायनेमिक्स में इसके ऊपर पूरा हमारा 8वां चैप्टर होता है, यहां पे बहुत ही छोटे में करने जा रहे हैं। तो पहली चीज तो क्या है बेटा, थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी है क्या, एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, मतलब ऊष्मागत की गुणधर्म है। अब एंट्रोपी को डिफाइन किया जाता है, इट इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। रैंडमनेस का मतलब आप सकते हैं कोलाहल या हलचल, किसकी, मॉलिक्यूल्स की, सिस्टम। तो निकाय के अणुओं की जो हलचल होती है वो एक तरह से एंट्रोपी की माप होती है। तो जितने इस रैंडमनेस को कभी कभी बेटा हम लोग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसका मतलब डिसऑर्डर या रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर डिसऑर्डर या रैंडमनेस घटेगा तो एंट्रोपी घटेगी। तो इसका मतलब किसी भी अणुओं की, किसी भी निकाय के अणुओं की रैंडमनेस या डिसऑर्डर या हलचल या कोलाहल, उसकी एंट्रोपी की माप है। अगर मान लीजिए पानी है, इस वक्त इस ग्लास में पानी है और ये पानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो मानी बात है ये लिक्विड है, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं कुछ ना कुछ गति कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होगा, कुछ ना कुछ कोलाहल होगा। लेकिन अगर इसको हमने हीट दी और इसका टेम्परेचर बढ़ के 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो मानी बात है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी गति बढ़ गई होगी, कोलाहल बढ़ गया होगा, डिसऑर्डर बढ़ गया होगा। तो मॉलिक्यूल्स का जो डिसऑर्डर है वो कहीं ना कहीं एंट्रोपी की माप है। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, जितना ज्यादा अव्यवस्था होगी, जितना ज्यादा कोलाहल होगा, उतनी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ेगी? नहीं, हीट देने से एंट्रोपी बढ़ती है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो भी एंट्रोपी बढ़ती है। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है इस चीज को, देखिए बेटा, दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू हीट। ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम हीट देते हैं या लेते हैं तो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। हो सकता है टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है टेम्परेचर में परिवर्तन ना हो। तो ये तो टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है हीट से। तो अभी हमने मान लीजिए इस ग्लास में आइस थी, बर्फ थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, हमने इसको हीट दिया। अगर हम क्यों हीट देंगे तो क्या होगा, ये बर्फ जो है पानी बन जाएगा। ये बर्फ जो थी हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस थी, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन जाएगी। इस केस में क्या हुआ, पिछले केस में देखिए बेटा, ग्लास में जो पानी था उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फलस्वरूप मॉलिक्यूल्स की गतिविधि बढ़ गई, उनका डिसऑर्डर बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ गई, तो एंट्रोपी बढ़ गई। परंतु इस केस में देखिए क्या है, आपने हीट दिया, यहां पे बर्फ थी 1 किलोग्राम 100 ग्राम जो भी मान लीजिए, आपने हीट दिया, बर्फ पिघल गई। आपने हीट दिया, बर्फ पिघल गई, जो सॉलिड आइस थी वो क्या बन गई, लिक्विड बन गई। इस केस में टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेकिन एंट्रोपी बढ़ी। यस सर, क्योंकि ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो गया। जब ठोस द्रव में परिवर्तित हो, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए, रैंडमनेस बढ़ गई, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे। तो इसका मतलब यहां पे एंट्रोपी बढ़ी, यहां पे हीट दी आपने तो एंट्रोपी बढ़ी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। यहां पे आपने हीट दी, टेम्परेचर भी बढ़ा और एंट्रोपी बढ़ी। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी कांस्टेंट है। इसका मतलब हम सिर्फ यहां ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो हीट से जुड़ी हुई है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, व्हेन हीट इज एडेड, जब भी किसी निकाय को ऊष्मा देंगे तो उसका रैंडमनेस बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़े, बढ़ सकता है, टेम्परेचर ना बढ़े, हो सकता है। लेकिन आपका टेम्परेचर बढ़े या ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़े या कांस्टेंट रहे,
दोनों स्थिति में एंट्रोपी बढ़ेगी यदि आप हीट दे रहे हैं। इसी चीज को हम बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा कि ये प्रॉपर्टी जो है ऊष्मा से संबंधित है, अर्थात हीट दोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा है तो भी ठीक है, तो हीट से संबंधित है, टेम्परेचर से संबंधित नहीं है। आई व्हेन हीट इज एडेड रैंडमनेस इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, मतलब हीट दोगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट ले लोगे तो रैंडमनेस घटेगी, रैंडमनेस घटेगी तो एंट्रोपी घटेगी। इस बात को यहां पे कहने की कोशिश की गई है। आई अब देखिए बेटा, हम लोग एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी की हाई लेवल की नॉलेज जरूरत पड़ती है। तो एज इंजीनियरिंग हम लोग जो पढ़ते हैं, तो एज इंजीनियर हमारा पर्पज ये नहीं है कि किसी निकाय की एंट्रोपी क्या है, हमारा पर्पज ये है कि जब निकाय को हमने प्रोसेस में लाए और हमने उसके साथ एनर्जी का लेन देन किया, हीट दिया, हीट लिया, या वर्क दिया, वर्क लिया, तो एंट्रोपी उसकी जो भी थी, एंट्रोपी में परिवर्तन कितना हुआ। तो हम लोग एब्सोल्यूट एंट्रोपी पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं चेंज इन एंट्रोपी पे। तो वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, किसी प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हुआ, हम उसको निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, जहां पे डेल क्यू क्या कहलाता है बेटा, डेल क्यू कहलाता है हीट ट्रांसफर, हीट का आदान प्रदान करना या हीट का लेन देन, और कैपिटल टी क्या है, परमताप, जिस टेम्परेचर पे ये हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब अगर किसी प्रक्रम के दौरान, ये देखिए टेम्परेचर है, इधर एंट्रोपी, किसी प्रक्रम के दौरान हमें एंट्रोपी में परिवर्तन निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2 तक, तो 1 से 2 इंटीग्रेट कर देंगे ds को, तो 1 ds s2 माइनस s1 आ जाएगा। लेकिन हमें एंट्रोपी में परिवर्तन निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ने जा रही है, उस प्रोसेस के दौरान हो रहे हीट ट्रांसफर। अगर हम हीट ट्रांसफर मालूम है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते। अब बेटा अगर हमारा टीएस डायग्राम पे कोई प्रोसेस है, ये 1 2, तो ये हमारा छोटा एलिमेंटल स्टेप है, ये ds, ये हुआ ds। तो यहां से अगर आप देखिए तो आप क्या कह सकते हैं, डेल क्यू या हीट ट्रांसफर बराबर ds मल्टीप्लाइड बाई टी। तो अगर हम लोग मान रहे हैं छोटा सा सेगमेंटल स्टेप है, तो ये क्या चीज है बेटा, ये यहां से यहां तक है टेम्परेचर T, तो दिस T मल्टीप्लाइड बाई ds, ये क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ds, तो T मल्टीप्लाइड बाई ds क्या हो जा रहा है, डेल क्यू। इसका मतलब किसी भी प्रोसेस के नीचे का एरिया हीट ट्रांसफर देता है, लेकिन किस डायग्राम पे, टीएस डायग्राम। इस बात को बहुत अच्छी तरह क्लियर कीजिए क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत यूज होने जा रहा है। एरिया बिलो द प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम गिव्स अस द हीट ट्रांसफर। जैसे एरिया बिलो द प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम हमें वर्क देता था, सिमिलरली हमें टीएस डायग्राम पे किसी भी प्रोसेस के नीचे का एरिया हीट ट्रांसफर देगा। अब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो हीट ऐड हो रही है, और टेम्परेचर घट रहा होगा तो हीट रिजेक्ट हो रही होगी। आइए बेटा इस बेसिक के साथ हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे और प्रोसेस के एनालिसिस करने पे चलेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को थोड़ा सा बीच में फर्स्ट लॉ से गुजरना है, बिना उससे हम लोग आगे प्रोसेस के एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा शॉर्ट में हम इसको बोला करते हैं FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या कह सकते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब बेटा थर्मोडायनेमिक्स जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम इसके आपको 5 स्टेटमेंट पढ़ाएंगे और समझाएंगे, और वहां पे उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। परंतु मेरा उद्देश्य क्या है बेटा, किसी तरह से 4 5 7 टर्म में हम आपको इतना थर्मोडायनेमिक्स बारे में आइडिया दे दें कि हम जब गैस पावर साइकिल पढ़ाएं तो आपको हर चीज को क्लियर कर समझ में आए। तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेटमेंट को टच करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उनका हो सकता है हमें थोड़ा बहुत इस्तेमाल पड़े। अब देखिए बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कहने का मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है, जिसको आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही है हमारा ऊर्जा का संरक्षण का नियम, और सच मायने में यही है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ और कुछ नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। आइए बेटा अब एक एग्जाम्पल से दिखाया गया है कि यहाँ पे बेटा देखिए एक हमारा जलाशय है, इसमें वाटर स्टोरेज है। अब जिस हाइट पे वाटर स्टोर है उसकी वजह से इसके अंदर क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो किस पे डिपेंड करेगी, कितना मास है और किस हाइट पे है। तो इस वाटर के पास जो है वो एनर्जी है mgh। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लेके आए पेनस्टॉक के द्वारा और हमने वाटर टरबाइन
पेल्टन टरबाइन इंपल्स, जो भी आपकी फ्रांसिस टरबाइन, इसके ऊपर मारा तो मानी बात है ये स्थिति जो क्या हो गई, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हो गई। अब यहाँ पे कुछ बीच में लॉसेस हुए होंगे तो लॉसेस के रूप में जो है वो डिसिपेट हो गया, बाकी यहाँ मिलेगा। तो इसका मतलब जो आपकी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गई। अब इस मैकेनिकल वर्क को आपने भेज दिया जनरेटर में, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी क्या बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने एक रेजिस्टेंस या प्रतिरोध से गुजार दिया तो क्या बन गई, हीट एनर्जी। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न हो रही न नष्ट हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। स्थितिज ऊर्जा टरबाइन में आई तो बन गई यांत्रिक कार्य, यांत्रिक कार्य जनरेटर में गया तो बन गया विद्युत कार्य, ये विद्युत कार्य रेजिस्टेंस से पास किया तो बन गया ऊष्मीय ऊर्जा। इसका मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। ऊर्जा न उत्पन्न होगी न नष्ट होगी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी। लेकिन अब जरा देखिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि हीट को वर्क में और वर्क को हीट में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको भी एक्सप्लेन करें। दूसरा स्टेटमेंट है साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बराबर साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू, और तीसरा स्टेटमेंट है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। इन तीन की हमें जरूरत पड़ेगी, हम इन तीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद हम लोग प्रोसेस की एनालिसिस के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। बेटा जितनी मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई है उस सबका पढ़ाने का पर्पस सिर्फ ये था कि जब हम प्रोसेसेस की एनालिसिस करें तो वो आपके समझ में आए। क्योंकि बेटा मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके पढ़ाना पड़ रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को जब मैं पढ़ाता हूँ नॉर्मली तो मुझे 80 घंटे लगते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के लिए। यहाँ पे मुझे बीच में छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाना है, लेकिन मुझे ये है कम से कम कि आपको प्रोसेस को मैं समझा जाऊँ। तो ऐसा नहीं, आज हम लोग प्रोसेस तक पहुँच जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो बीच की चीज़ों को हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो सकता है अभी आपको डेवलप नहीं हो पा रही है। तो बेटा देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हीट और वर्क परस्पर परिवर्तनीय है। तो देखिए बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, FLOT इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क। तो बेटा देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तो है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत, लेकिन जब ये ऊर्जाएं ऊष्मा और वर्क के रूप में हम लोग बोलते हैं तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट और वर्क के बारे में ज्यादा बात करते हैं। इसका मतलब हीट को वर्क में और वर्क को हीट में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको लैंग्वेज में बोला जाए तो हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, मतलब परस्पर परिवर्तनीय हैं। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती न नष्ट होती है, एक रूप से परिवर्तित होती है। तो आपने हीट दी है तो वर्क मिलेगा, वर्क दिया है तो हीट मिलेगा। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा, क्या होगा, इसी को थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं और ये कन्वर्जन हम बेहतर से बेहतर तरह से कर सके इसी का हम लोग प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं है। अब हम बताते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। ये स्टेटमेंट देखिए बेटा ऊपर ही लिखा है कि ये स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए है। मतलब अगर कहीं पे इस तरह से कोई है प्रोसेस है 1 2 किसी भी डायग्राम पे, मान लीजिए हमारी XY है, ये कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रोसेस है, इसके ऊपर ये नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये हमारा इस तरह से कुछ है, ये साइकिल है, 1 से A होते हुए 2 पे आए और 2 से B होते हुए 1 पे गए तो ये लगेगा। अगर इसके स्थान पे मान लीजिए कोई इस तरह से है, आप 1 से 2 गए इस प्रक्रम से, 2 से 3 आए इस प्रक्रम से, 3 से 1 आए, मान लीजिए हमारा y एक्सिस और x, कोई प्रॉपर्टी डायग्राम है हमारा, ये लगेगा। इसका मतलब ये हमारी थर्मोडायनेमिक साइकिल है, इस पे ये इक्वेशन लगेगा, इसके ऊपर ही नहीं लगेगा। इसका मतलब ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए है। ये क्या कह रहा है, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू। साइक्लिक इंटीग्रल मतलब ऊष्मागतिकी चक्र के लिए हीट ट्रांसफर का योग, और वो भी कैसा, बीजगणितीय योग, वर्क ट्रांसफर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको लिखा है बेटा देखिए हमने, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर, साइक्लिक इंटीग्रल इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रल साइन, और ये साइक्लिक इंटीग्रल मतलब पूरे ऊष्मागतिकी चक्र के लिए। उसमें 3 प्रोसेस है तो तीनों प्रोसेस का बीजगणितीय योग, 2 है तो 2 का बीजगणितीय योग, 5 है तो 5 का बीजगणितीय योग। इसका मतलब ये जो हीट ट्रांसफर है इस प्रोसेस का नहीं, इस प्रोसेस का नहीं, इन दोनों प्रोसेस का हीट ट्रांसफर का बीजगणितीय योग। आगे और क्लियर होगा। अब बेटा इस साइक्लिक डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक डेल डब्ल्यू को हम लोग बोल रहे हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू दी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क ट्रांसफर। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, किसी भी ऊष्मागतिकी चक्र के लिए एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब ऊष्मा के स्थानांतरण का बीजगणितीय योग उस साइकिल के लिए कार्य के स्थानांतरण के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां पे बीजगणितीय कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर आपको थोड़ा सा याद है
कि जब हम हीट ऐड करेंगे सिस्टम को तो उस हीट को पॉजिटिव लेंगे, सिस्टम जब हीट निकलेगी तो उसको हम निगेटिव लेंगे। सिमिलरली अगर सिस्टम के द्वारा कार्य होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर हम सिस्टम पे कार्य करेंगे तो उसको हम निगेटिव लेंगे। आइए बेटा इस पूरी बेसिक नॉलेज साथ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक थर्मोडायनेमिक साइकिल पे इसको हल्का सा लगा के देखते हैं क्या है। अब देखिए बेटा चित्र में एक पीवी डायग्राम दिखाया गया है। इस पीवी डायग्राम में अगर आप देखिए तो 1A2B1 1A2B1 एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है। यस सर, इस थर्मोडायनेमिक साइकिल को कैसे कह रहे हैं सर? आप 1 से चले थे और लौट के 1 पे आ गए। शुरुआत में उन्होंने फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन किया था थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होती है। जब कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से शुरू होके कई प्रक्रमों से गुजरता हुआ अपने वापस घर आ जाता है, अपने उसी अवस्था में लौट आता है, तो हम कहते हैं कि उस निकाय ने एक थर्मोडायनेमिक साइकिल की। लेकिन ऐसा करते वक्त ये दो प्रक्रम से गुजरा, एक है 1A2 और दूसरा है 2B1। 1A2 और 2B1 इन दो प्रोसेस से गुजरा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा जा रहा है कि जब 1A2 पे गया, जब ये 1A2 पे आया तो इसको क्या हुआ? Q1 हीट दी गई, Q1 हीट दी गई 1A2। तो प्रोसेस क्या है बेटा? देखिए 1A2 के दौरान क्या हुआ? हीट दी गई कि ली गई? हीट दी गई। तो 1A2 के दौरान जो हीट दी गई उसको हम प्लस लेंगे, मतलब इसको हीट मिली, निकाय को हीट मिली। इस दौरान निकाय W बाहर जा रहा, मींस निकाय के द्वारा कार्य किया गया, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। तो 1A2 में हमने Q1 हीट दी और इसने W1 कार्य किया, पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम। लेकिन जब ये 2B1 से वापस लौटा, इस दौरान क्या हुआ? Q2 हीट निकली, बोले इससे Q2 हीट निकली तो क्या हो गया? माइनस। तो 2B1 के दौरान जो हीट ट्रांसफर हुआ कैसा हुआ? माइनस हुआ। और इस दौरान वर्क का एरो अंदर जा रहा, मतलब इसके ऊपर वर्क किया गया, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, तो निगेटिव। तो इसका मतलब 1A2 के दौरान हीट कितनी दी गई? मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं है, हम साइन की बात कर रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं चिन्ह की बात कर रहे हैं। तो 1A2 के दौरान जो हीट है वो सिस्टम को दी गई पॉजिटिव, 1A2 के दौरान सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया पॉजिटिव, तो दोनों चीज है पॉजिटिव। और 2B1 के दौरान सिस्टम को हीट दी नहीं गई, सिस्टम से हीट निकली तो निगेटिव। और 2B1 के दौरान उसने वर्क किया नहीं, सिस्टम के ऊपर कार्य किया गया तो निगेटिव। अब अगर हम पूछें साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू का मतलब इस पूरे ऊष्मागतिकीय चक्र में हीट ट्रांसफर का बीजगणितीय योग। तो देखिए यहां पे ये Q1 प्लस है और ये Q2 माइनस है, क्योंकि Q1 ऐड किया था, Q2 निकला है, तो हीट ट्रांसफर का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? Q1 ये प्लस है और Q2 क्या है? माइनस। तो व्हाट इज दिस? ये है बीजगणितीय योग किसका? हीट ट्रांसफर का। कब? थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए। किस साइकिल के लिए? 1A2B1 के लिए। अब यहां पे देखिए 1A2 के दौरान W1 क्या है? वर्क। तो यहां पे देखिए साइक्लिक डेल W, इसका मतलब इस ऊष्मागतिकीय चक्र के लिए वर्क ट्रांसफर का बीजगणितीय योग। ये वाला W1 क्या होगा? प्लस, ये क्या होगा? माइनस। तो W1 माइनस W2 ये क्या है? वर्क ट्रांसफर का बीजगणितीय योग। अब ऊष्मागतिकीय चक्र के लिए क्या होना चाहिए? इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं। अब आइए बेटा तीसरा स्टेटमेंट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसका हम बहुत इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और सच बात है हमारे प्रोसेस के एनालिसिस इस स्टेटमेंट के बिना हो ही नहीं सकती थी, इसलिए मुझे बताना मजबूरी था। क्या कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट? देखिए पहली बात तो देखिए ये क्या है, चाहे आप पहला स्टेटमेंट कहें, चाहे दूसरा स्टेटमेंट कहें या तीसरा कहें, ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं बेसिकली ये तीनों कथन है बेटा, अलग अलग तरह से कहा गया है। किसको? फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। मतलब ये सब है क्या? ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम हैं। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती न नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ये सब यही कह रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आइए हम लोग थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा? देखिए थोड़ा सा थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, थर्ड स्टेटमेंट है फॉर ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मतलब किसी प्रक्रम के लिए। अब पीछे देखा था हम लोगों ने, मान लीजिए ये कोई प्रोसेस है या ये कोई प्रोसेस है या ये कोई प्रोसेस है सर, इसके लिए अगर हमारा मान लीजिए पीवी डायग्राम है, या पीछे हम लोग बात कर चुके हैं बेटा, इस P और V के स्थान पे कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन हाँ हीट और वर्क नहीं हो सकती, क्योंकि हीट और वर्क प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, ओके। तो अब P और V के स्थान पे कोई भी प्रॉपर्टी हो सर, इस केस में हमारा मान लीजिए 1 2 है, या मान लीजिए हमारा ये है 1 2,
सर हमारे ये है 1 2, तो इसके ऊपर फर्स्ट लॉ कैसे लगेगा किसी भी प्रोसेस के ऊपर? तो मैंने कहा आइए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमें किसी प्रक्रम के ऊपर फर्स्ट लॉ लगाने की परमिशन देता है या कहिए सहूलियत देता है। क्या कह रहा है? व्हेन ए सिस्टम, जब कोई निकाय अंडरगोज ए प्रोसेस, जब कोई निकाय किसी प्रक्रम से गुजरता है। देखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग समझ चुके हैं कि निकाय प्रक्रम से तभी गुजरेगा जब उससे एनर्जी का लेन देन होगा। अगर निकाय जिस अवस्था में है उस अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है, इसको ना हीट दी गई ना ली गई, ना इसको वर्क दिया गया ना लिया गया, अगर इसको ना हीट दी गई ली गई ना वर्क दिया गया लिया गया, तो इसकी अवस्था नहीं बदलेगी, यहीं कहीं रहेगी। इसकी अवस्था में परिवर्तन होने के लिए ऊर्जा का लेन देन जरूरी है। तो जब भी कोई निकाय अंडरगोज ए प्रोसेस, मतलब ऊर्जा का लेन देन करता है, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर प्लस चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। इसका मतलब जब किसी निकाय के द्वारा कोई प्रक्रम किया जाता है तो जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है वो कितना होता है? वह उस निकाय की संचित ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब क्या है? संचित ऊर्जा। ध्यान रहे बेटा, हमारा हीट और वर्क संचित ऊर्जा नहीं होते हैं, ये एनर्जी इन ट्रांजिशन होते हैं। ये क्या कह रहा है? किसी प्रक्रम के दौरान जो हीट ट्रांसफर होता है उस प्रक्रम में जो वर्क ट्रांसफर होता है और संचित ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है इसके योग के बराबर होता है। इसको मैथमेटिकली कैसे बोल रहे हैं? डेल क्यू इज इक्वल टू डीई प्लस डेल डब्ल्यू। किसी प्रक्रम के दौरान डेल क्यू क्या है? हीट ट्रांसफर। लिया गया या दिया गया? दिया गया है तो प्लस होगा, लिया गया है या उससे निकला है तो माइनस होगा। डेल डब्ल्यू का मतलब वर्क ट्रांसफर, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो प्लस होगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो माइनस होगा। डीई क्या है? डीई है उस निकाय की संचित ऊर्जा में परिवर्तन। तो देखिए, वेयर डेल क्यू इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, हीट सप्लाई या हीट रिजेक्टेड दोनों हो सकता है। हीट ट्रांसफर बोल रहे हैं, हीट सप्लाइड नहीं बोल रहे हैं, हीट रिजेक्टेड नहीं बोल रहे हैं, हीट ट्रांसफर। डेल डब्ल्यू क्या है? वर्क ट्रांसफर। सर एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव नहीं, सर कंप्रेशन का वर्क नेगेटिव नहीं, कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस। प्लस वाला वर्क एक्सपेंशन का वर्क, माइनस वाला वर्क कंप्रेशन का वर्क। तो वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पे डीई क्या बोल रहे हैं? उस निकाय की संचित ऊर्जा में परिवर्तन, उसकी संचित ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है वो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो संचित ऊर्जा में परिवर्तन है ये क्या है? टोटल स्टोर्ड एनर्जी, कुल संचित ऊर्जा। अब इसमें आंतरिक ऊर्जा भी है और बाह्य ऊर्जा भी है। अब देखिए, डेल क्यू बराबर डीई प्लस डेल डब्ल्यू। यहां पे ये डीई क्या है? डी का मतलब डिफरेंस दिखा रहे, किसका? ई। डीई बराबर संचित ऊर्जा में परिवर्तन। ये क्या होगा? जो उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, जो उसकी बाह्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है और जो उसकी बाह्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब संचित ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसमें आंतरिक ऊर्जा तो है ही, बाह्य स्थितिज ऊर्जा और बाह्य गतिज ऊर्जा भी है। अब डीई इज इक्वल टू डीयू लिया जा सकता है फॉर ए क्लोज सिस्टम। किसी क्लोज सिस्टम के लिए उसकी बाह्य गतिज ऊर्जा और बाह्य स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो नगण्य होता है। तो इसका मतलब किसी भी निकाय की संचित ऊर्जा को उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर लिया जा सकता है यदि हमारा सिस्टम क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम के लिए डी बराबर डी यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यदि सिस्टम क्लोज्ड है। तो इसी को बोला जाता है। अच्छा, ये है क्या? ये क्या है? देखिए बेटा, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा स्टेटमेंट। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? वो कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, परंतु किसके लिए है? सर डेल यू लिखा है, सॉरी डी यू लिखा है आपने डी के स्थान पे। इसका मतलब आपने अपने निकाय को क्लोज सिस्टम माना है और क्लोज सिस्टम मानने की वजह से आपने बाह्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और बाह्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को नगण्य माना है। इसका मतलब ये है एनर्जी इक्वेशन या ऊर्जा के संरक्षण का नियम। किसके लिए? क्लोज सिस्टम के लिए। कब? किसी प्रोसेस के दौरान। किसी प्रोसेस के दौरान अगर कोई क्लोज सिस्टम है तो उसके ऊपर ये आप नियम लगा सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन का मतलब ऊर्जा का संरक्षण का नियम, नॉन फ्लो का मतलब क्लोज सिस्टम। इसका मतलब जब भी हमारा कोई क्लोज सिस्टम होगा तो उसके ऊपर ऊर्जा के संरक्षण का नियम लगाने का तरीका क्या है? ये। इसके द्वारा आप ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा सकते हैं किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए, परंतु कब? प्रक्रम के दौरान। और साइकिल के दौरान लगाना होगा तो पीछे आप देख चुके हैं, साइक्लिक डेल क्यू बराबर साइक्लिक डेल डब्ल्यू। अब बेटा इसका इस्तेमाल हम लोग अभी प्रोसेस के एनालिसिस में खूब करेंगे, आपको वहां पे अच्छी तरह से क्लियर होगा। आइए अब थोड़ा सा हम लोग बेटा अपनी
अगली गतिविधि पे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से हम लोग अपने प्रोसेसेस को एनालाइज कर सकते हैं। सर प्रोसेसेस क्यों एनालाइज करना है? मैं कहा देखिए बेटा, थोड़ा सा समझना शुरू करिए, अब एकदम सार आ गया। हमारा सेकंड चैप्टर है बेटा गैस पावर साइकिल, जिसको हम लोग शुरू भी कर चुके हैं। अब इस गैस पावर साइकिल में हमें बेटा 3 साइकिलें विशेष तौर पे पढ़नी है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और व्हील साइकिल। लेकिन अब इनको पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा कॉर्नोट साइकिल को भी डिटेल में पढ़ाएंगे। इसका मतलब हमें ये 4 साइकिल पढ़नी है। अभी अगर चारों थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं तो मानी बात है ये साइकिल कैसे बनी होंगी, कुछ प्रोसेसेस से मिलकर बनी होंगी। तो साइकिल की स्टडी करनी है तो पहले प्रोसेसेस की स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अंदर जो जो प्रोसेस होंगे, तो अब हमें करना क्या है, एनालिसिस करनी है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की। क्यों करनी है? सर प्रोसेसेस को समझ जाएंगे तो साइकिल समझ जाएंगे, और साइकिल को समझ जाएंगे तो हमारी सारी साइकिल क्लियर हो जाएंगी। ये साइकिल क्लियर हो जाएंगे तो हमारा सेकंड चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए अब गवर्निंग इक्वेशंस, मतलब हम इन प्रोसेसेस की जब एनालिसिस करेंगे तो हमें कौन कौन से समीकरण को इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसको देखें। तो सबसे पहले देखिए बेटा, हम लोग पढ़ेंगे जो, उसमें एक इस्तेमाल करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट या अवस्था का समीकरण। क्योंकि देखिए बेटा, हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो आईसी इंजन की साइकिल्स हैं, इसमें हमारा कार्यकारी माध्यम जो है आइडियल गैस है। क्योंकि हमारा कार्यकारी माध्यम आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के नियम कानून लगेंगे। तो अगर कोई हमारा निकाय है तो पहले प्रारंभिक अवस्था उसकी 1 थी, उसने ऊर्जा का लेन देन किया, हीट या वर्क से उसने आदान प्रदान किया, उसकी अवस्था 2 हो गई। तो जो पहली अवस्था है और जो दूसरी अवस्था है, ये परस्पर किस नियम से बंधे रहेंगे? अवस्था के समीकरण से बंधे रहेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, घर में बाप बेटे हैं, माँ बेटी हैं, ये क्या है? ये खून के रिश्ते हैं। तो खून के रिश्ते से बंधे हुए हैं, तो ये लोग क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट से बंधे हुए हैं। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप बेटा पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू आर, फिर आर इज ए कांस्टेंट। तो यहां से क्या आ गया? P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। इसका मतलब जब उस निकाय की अवस्था 1 थी तो उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। जब उसकी अवस्था 2 हो गई तो प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। अब इन 6 में से 3 प्रारंभिक अवस्था में, 3 अंतिम अवस्था में, कोई 5 मालूम हो तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब हो सकता है 3 मालूम होने पर भी सॉल्व हो जाएगा, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, चूंकि हमारा निकाय आदर्श गैस हम मान रहे हैं तो हम अवस्था का समीकरण इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन याद रहे, आगे चल के अगर हम भाप के ऊपर लगाएंगे, हम उसको आदर्श गैस नहीं मान रहे हैं, उसको रियल गैस मान रहे हैं या वो वाष्प है, तो इस नियम को नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब आइडियल गैस अगर मानेंगे तो अवस्था का समीकरण लगा पाएंगे। हम लोग पीछे देख चुके हैं। दूसरा, अब अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो ये क्या है? डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। का मतलब किसी भी प्रक्रम के दौरान अगर सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम माने तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? उस प्रक्रम के दौरान वर्क ट्रांसफर और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होगा। इसका मतलब उस प्रक्रम के लिए हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इस नियम से बंधे रहेंगे। मान लीजिए ये 50 है और मान लीजिए 30 है, तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग इन तीनों को, जिसमें से ये और ये क्या है बेटा? बहने वाली एनर्जी है, और ये क्या है? संचित ऊर्जा है। तो इस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू या नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आइए उसके आगे। अब क्लोज सिस्टम जब होता है और कोई भी प्रक्रम होगा तो हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल पी डीवी से। तो डेल डब्ल्यू बराबर पी डीवी। किसी भी प्रोसेस के लिए अगर हमें वर्क निकालना होगा क्लोज सिस्टम में तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे पी डीवी, बशर्ते उस प्रोसेस का प्रेशर वॉल्यूम का संबंध या उसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमको मालूम हो, तो हम लोग वर्क निकाल लिया करेंगे इंटीग्रल पी डीवी से। अब यहां पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी है, किसी भी प्रक्रम के नीचे का एरिया, नीचे का एरिया मतलब वॉल्यूम एक्सिस पे जो एरिया होता है वो उस प्रक्रम के दौरान वर्क ट्रांसफर को दिखाता है। अगर ये 1-2 एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव वर्क, और अगर ये 2-1 कंप्रेशन है तो निगेटिव वर्क। इसका मतलब अगर कोई प्रक्रम है इस तरह से बेटा, अगर कोई प्रक्रम है तो इसके नीचे का एरिया वर्क होगा। लेकिन अभी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा एरो के ऊपर। अगर एरो इस तरह से है तो ये पॉजिटिव होगा, और एरो ऐसा ना हो कि उल्टा है तो ये निगेटिव होगा।
इसका मतलब इंटीग्रल पी डीवी से हम लोग किसी भी प्रक्रम का वर्क निकाल सकते हैं, बशर्ते वो क्लोज सिस्टम हो। ओपन सिस्टम में नहीं, ओपन सिस्टम में वीडीपी हो जाता है, ठीक है। पीडीवी से हम लोग उसका वर्क निकाल पाएंगे। अब अवस्था 1 से अवस्था 2 में हम गए हैं किसी भी प्रक्रम से, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? डीयू का मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी एम सीवी dt। एम क्या होगा? जो भी मास है। सीवी क्या होगा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। dt क्या है? टेम्परेचर में परिवर्तन, T2 माइनस T। और इसी प्रकार से 1 से 2 में हम गए हैं किसी प्रक्रम के दौरान, तो इंथैल्पी में परिवर्तन निकालना होगा, तो हम निकालेंगे एम सीपी dt से। यहां पे dt क्या है? तापांतर है। m क्या है? मास है। cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसके अलावा बेटा हमें निकालना होगा चेंज इन एंट्रोपी। तो हम क्या करा करेंगे? चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे, ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी होता है, तो इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2, ds बराबर डेल क्यू बाई टी। अब यहां पे हमें डेल क्यू की जरूरत पड़ेगी। इस डेल क्यू को निकालने के लिए हमारा काम आएगा ये नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इस डेल क्यू को निकालने के लिए हमें मालूम रहेगा डी और डेल डब्ल्यू। तो डी यू डेल डब्ल्यू निकाल के डेल क्यू निकाल लेंगे, इस डेल क्यू से हम लोग डीएस निकाल लेंगे। अब आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो रही है। इसका मतलब अगर इन इक्वेशंस को हम इस्तेमाल करें तो हम किसी भी प्रोसेस के एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर आप कहें पूरे थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस के एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और हमें इसी को करना है। तो आइए थोड़ा सा इसका रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा अब हम लोग प्रोसेस के एनालिसिस करना चाहते हैं। किन प्रोसेस की? मुख्य रूप से इन 4 प्रोसेस की। आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक का मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना हीट दे रहे हैं ना ले रहे हैं, लेकिन बाकी तीनों प्रॉपर्टी बदल रही हैं। इनके बारे में पीछे लास्ट टर्म पे देख चुके हैं हम लोग। अब इन चारों प्रोसेस की हमें एनालिसिस करनी है डिटेल में और समझना है। परंतु इसको करते वक्त हम क्या करेंगे? अपने निकाय को क्लोज सिस्टम मानेंगे। निकाय को क्लोज सिस्टम मानने का मतलब समझ रहे हैं कि मास विल नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, एनर्जी कैन क्रॉस। मतलब पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट में कोई गैस है, ये एक्सपेंड कर सकती है, ये कंप्रेस कर सकती है, परंतु मास बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब अगर 1 kg गैस है तो एक्सपेंड कर सकती है, लेकिन द्रव्यमान 1 kg रहेगा। 1 kg गैस है, कंप्रेस हो सकती है, पर द्रव्यमान 1 kg रहेगा। अब एक्सपेंड होगी तो वर्क देगी, कंप्रेस होगी तो वर्क के ऊपर हम करेंगे, हीट ले दे सकते हैं। तो एनर्जी का लेन देन हो सकता है, परंतु मास बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये जो हमारा वर्किंग मीडियम है, इसको हम आइडियल गैस मान के पढ़ेंगे। इसका मतलब हम लोग प्रोसेस की एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस प्रोसेस के एनालिसिस में हम लोगों का क्या करना है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और थोड़ा ध्यान देके समझिए। और जो मैं आज कराऊंगा इसको प्रैक्टिस भी करिए धीरे धीरे। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको प्रोसेसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आइए अब देखिए बेटा, इन चारों प्रोसेसेस के एनालिसिस करने का मतलब क्या है। सबसे पहला तो मतलब है कि सबसे पहला काम सर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन। तो हमें अपने प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। किस पे सर? पीवी डायग्राम पे। और किस पे सर? टीएस डायग्राम पे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें अपने प्रोसेसेस को, ऊष्मागत की प्रक्रम को, इन सभी प्रक्रमों को पीवी और टीएस डायग्राम पे प्रेजेंट करना आना चाहिए। सर पीवी और टीएस पे ही क्यों? आपने तो कहा बहुत सारे डायग्राम होते हैं। मैंने कहा डायग्राम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने ये कहा है कि मुख्य रूप से 4 होते हैं। एक होता है पीवी, दूसरा होता है टीएस, तीसरा होता है एचएस और चौथा होता है पीएच। पीवी का मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, टीएस का मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, एचएस का मतलब इंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम और पीएच का मतलब प्रेशर इंथैल्पी डायग्राम। हमारे पूरे थर्मल में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, इन 4 डायग्राम के अलावा 5वें डायग्राम का शायद ही यूज पड़े। अब इन 4 डायग्राम में हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं इन 2 के ऊपर हम फोकस करेंगे। सर इन 2 पे ही क्यों करेंगे, चारों पे क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा देखो बेटा, किसी भी क्लोज सिस्टम का जब वर्क निकालना होता है तो हम पीवी डायग्राम पे उसके नीचे का एरिया देखते हैं। तो अगर हमने प्रक्रम का पीवी डायग्राम समझ लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उसका वर्क निकालना आ जाएगा या वर्क का आइडिया हो जाएगा। और दूसरी चीज, किसी भी प्रक्रम के नीचे का एरिया टीएस डायग्राम पे क्या करता है? हीट ट्रांसफर देता है। तो इसको अगर हमें उस प्रक्रम का टीएस डायग्राम खींचना आ गया तो हमें हीट ट्रांसफर का आइडिया हो जाएगा। और थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स हीट और वर्क का ही तो विज्ञान है। हीट वर्क में और वर्क हीट बदलती है। इसका मतलब अगर हम उस प्रक्रम को पीवी और टीएस डायग्राम पे खींचना सीख जाएं तो हम उसका वर्क निकालना
और दिखलाना, हीट निकालना और दिखलाना सीख सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, इन सभी प्रक्रमों को पीवी और टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना। तो हम इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड चीज हम लोग देखेंगे कि जब कोई प्रक्रम 1 से 2 जाएगा तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस सूत्र के द्वारा संबंधित रहेंगी। तो हम बोलेंगे इसको बी। बी का मतलब रिलेशन, किस रिलेशन से वो आपस में बनी हुई हैं। अब क्योंकि आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है तो बेटा वो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 का नियम का पालन करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि वो आइडियल गैस है। तो इसका मतलब हम इस समीकरण का इस्तेमाल करके 1 और 2 में जो अननोन होगा या अज्ञात प्रॉपर्टी होगी उसको निकालेंगे। तो दूसरा हम रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे किसी भी प्रक्रम में और इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरी क्या चीज सीखेंगे, तीसरा हम लोग सीखेंगे कि भाई देखिए हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया वहां पे पीवी डायग्राम पे, तो हमें वर्क दिख तो जाएगा लेकिन ग्राफ में दिखेगा, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वर्क निकालने का सूत्र निकालना है। तो तीसरा हम लोग करेंगे क्या, जो क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम का वर्क कैसे निकालते हैं, डेल्टा W बराबर PdV। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2 तो हमारा वर्क आ जाएगा। इसका मतलब उस प्रक्रम को अगर हम लोग इस फॉर्मूले की जरूरत करेंगे, अगर P और V में संबंध मालूम हो तो हम उसको इंटीग्रेट करके निकाल लिया करेंगे तो हमें वर्क निकल आएगा कितना है। इसके बाद हम लोग एक काम और करेंगे, डी में क्या करेंगे, du का मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे, आज हम लोगों ने सूत्र स्थापित किया है mCV dt। सर dt क्या है, मेरा तापांतर T2 माइनस T1। सर अगर T2 T1 न दिया हो तो मैंने कहा देखो बेटा T2 T1 में से कोई एक दिया होगा और जो नहीं दिया होगा, जो हम लोगों ने रिलेशन बनाया है उस रिलेशन में जाके हम T1 T2 में जो भी अज्ञात है वो निकाल लेंगे। T1 T2 आ गया तो m तो मालूम है कितना है, CV मालूम है, du आ जाएगा। तो हम लोगों ने 4 चीज देख ली। अब इस 4 को अगर हम निकाल लिए हैं बेटा तो अब देखिए पांचवा हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम चलेंगे इसके बाद ABCDE। अब हम निकालना चाहते हैं हीट ट्रांसफर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सर हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, सर वर्क ट्रांसफर का तो सूत्र आपके पास, हमने कहा हीट ट्रांसफर निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करा करेंगे du प्लस डेल W। अभी डेल W आपने देखा थोड़ी देर पहले हम लोग इंटीग्रल PdV से निकाल लिया करेंगे और ये कैसे निकाला करेंगे, ये निकाला करेंगे mCV dt से। इसका मतलब जब हम du निकाल लेंगे मींस उस प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लेंगे और हम जब डेल W या उस प्रक्रम में वर्क ट्रांसफर निकाल लेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, उस प्रक्रम का हीट ट्रांसफर निकल आएगा। सर इसके अलावा क्या निकालेंगे, इसके अलावा मैंने कहा बेटा हम निकाला करेंगे चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी कैसे होता है, ds बराबर क्या था बेटा, डेल Q बाई T। तो अगर हम लोगों को कभी भी एंट्रोपी में परिवर्तन निकालना हो क्या करेंगे, 1 से 2 प्रोसेस के लिए डेल Q बाई T 1 से 2 इंटीग्रेट कर देंगे। अभी डेल Q कहां से निकालेंगे, डेल Q यहां से लाए हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग के लिए एक और चीज है हमारे पास EFG, चेंज इन इंथैल्पी। अगर चेंज इन इंथैल्पी निकालनी हो क्या करेंगे, हम लोग पीछे सूत्र स्थापित कर चुके हैं mCP dt। इसका मतलब ये चीजें हमें करनी है और ये चीजें करनी है एक के लिए नहीं, चारों प्रोसेस के लिए। तो हम लोग आज एक पहला प्रोसेस करने जा रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। धीरे धीरे करेंगे, देखिए कैसे कर रहे हैं और आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए आपको प्रोसेसेस क्लियर होने लगेंगे। तो आइए पहला प्रोसेस शुरू करते हैं हम लोग आज। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मींस निकाय जो है प्रक्रम करेगा लेकिन वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इस प्रोसेस का दूसरा एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखिए बेटा मैंने यहां पे आपको एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट दिखाया है और मैंने इस वक्त पिस्टन की जो स्थिति है इसको 1-1 बोला है, मतलब ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। इस वक्त यहां पे जो निकाय है हम मान रहे हैं कि ये क्लोज सिस्टम है, मतलब ये इसमें तो मास आ सकता है ना मास बाहर जा सकता है, मींस मास इज फिक्स्ड। जो भी द्रव्यमान है गैस का m वो फिक्स है, लेकिन इसमें एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी जा भी सकती है। इस वक्त इस निकाय की जो प्रॉपर्टी है उसको मैंने 1 से प्रदर्शित किया है। इसका मतलब इसका प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1 और टेम्परेचर कितना है T1। तो इसका मतलब जब हमारा निकाय पहली अवस्था में है तो उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है, P1 V1 T1। मैंने इस अवस्था को PV डायग्राम पे यहां दिखाया है। प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1, तो ये हमारा है 1। इस अवस्था को मैंने टेम्परेचर डायग्राम पे यहां दिखाया है। सर टेम्परेचर डायग्राम पे आपने यहां दिखाया है तो आप कहीं पे भी दिखा सकते थे, मैंने कहा यस मैं इसको टेम्परेचर डायग्राम पे कहीं भी दिखा सकता था, क्योंकि टेम्परेचर ये है।
एंट्रोपी की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट एंट्रोपी पे नहीं जाएंगे, हमें एंट्रोपी में परिवर्तन निकालना है। तो आप यहां चाहे तो यहां ले लीजिएगा, यहां चाहे तो यहां ले लीजिएगा, यहां चाहे तो यहां। क्यों? क्योंकि हमें एंट्रोपी कितनी है इससे मतलब नहीं है, एंट्रोपी कितनी हो गई इससे मतलब नहीं है, एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हुआ। तो हम इसको इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी ले सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इसको यहीं पे ले लिया 1। इसका मतलब हम लोगों ने 1 पॉइंट से प्रदर्शित कर दी है निकाय की प्रारंभिक अवस्था। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त इसको हीट दे रहे हैं Q। देखिए Q लिखा है और एरो अंदर जा रहा है, मतलब हमने इसको Q हीट दी। अब Q हीट दी तो मानी बात है कि अब हम चाहते हैं इसको Q हीट तो दे, लेकिन इसका वॉल्यूम परिवर्तन ना हो। मतलब आपने Q हीट दी, उसके बाद यहां पे एरो पे क्रॉस लगा है, मतलब ये पिस्टन आगे पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि पिस्टन अगर पीछे चला गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पिस्टन आगे आ जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो वॉल्यूम फिक्स रहना है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और आप हीट दे रहे हैं, तो क्या केस हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, और हम हीट दे रहे हैं का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। अब कांस्टेंट वॉल्यूम का आप हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, सर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किस में परिवर्तन होगा, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कल कि वॉल्यूम कांस्टेंट और परिवर्तन किस में होगा, प्रेशर और टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, प्रेशर और टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब वॉल्यूम फिक्स है और आपने हीट दी तो होगा क्या, आइए थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं बेटा। वॉल्यूम फिक्स है और आपने हीट दी तो क्या होगा, जरा देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए आपने हीट ऐड किया है, इसको हीट दिया है, हीट देने से क्या होगा, जो हमारा गैस है उसके मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो हीट ऐड करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, मास तो वही रहेगा, मास तो बदलेगा नहीं, मास तो उतना ही जितना था क्योंकि फिक्स्ड मास है, क्लोज सिस्टम है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ गई है बेटा, वेलोसिटी बढ़ गई है और मास फिक्स है और वेलोसिटी बढ़ गई है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन जो है टेम्परेचर को कहती है कि अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा जो है टेम्परेचर को प्रदर्शित करती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो हीट ऐड करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब 1 पे जब ये था, आप हीट ऐड करोगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ हमें आइडियल गैस के नियम से मालूम है कि जब प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कौन सा नियम लगता है, वो लगता है गिलुसिक लॉ। गिलुसिक लॉ लगता है, इसको अगर हम लोग देखें बेटा तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये क्यों लगा सकते हैं, ये इसलिए लगा सकते हैं हम लोग क्योंकि आइडियल गैस है, आइडियल गैस की अवस्था समीकरण है। तो पहली अवस्था कौन सी है, जब हमने हीट देना शुरू किया था या हीट दी नहीं थी, और दूसरी अवस्था कौन सी होगी, हीट देने के बाद। इन दोनों को हम लोग अगर पहली और अंतिम अवस्था माने तो ये है हमारी पहली अवस्था निकाय की जब हीट नहीं दी थी, और ये हमारी वो अवस्था है जब हमने हीट दे दी। अब इस दौरान क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट तो V1 V2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। अब बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहां पे क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब जब आप हीट देंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी अणुओं की तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर सीधे समानुपाती होते हैं एज पर गिलुसिक लॉ, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब कि अब हमारा वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना, तो वर्टिकल लाइन आएगी, लेकिन ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी, सर ऊपर जाएगी। तो 1 से 2 में क्या होगा, ये लाइन ऊपर जाएगी। तो व्हाट इज 1 2, सर 1 2 एक वर्टिकल लाइन है, तो ये आइसोकोरिक है। लेकिन आइसोकोरिक तो है, लेकिन हीट एडिशन है कि हीट एडिशन है, सर हीट एडिशन है। इस दौरान प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, सर प्रेशर बढ़ेगा। तो 1 2 क्या हुआ, सर 1 2 हुआ आइसोकोरिक, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। अब इस दौरान क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है। ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है। हम लोग देखा था बेटा एक्सपेंशन कंप्रेशन में कि एक्सपेंशन क्या होता है, जब प्रेशर गिरता है, यहां पे प्रेशर ये था 1 पे, यहां 2, तो प्रेशर गिरता है तो एक्सपेंशन होता है, परंतु प्रेशर गिर नहीं रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब कंप्रेशन। सो व्हाट इज 1 2, 1 2 इज आइसोकोरिक हीट एडिशन और आइसोकोरिक कंप्रेशन। इसको हम लोगों ने 1 2 को प्रदर्शित किया पीवी डायग्राम पे। तो सबसे पहला देखिए हम लोगों ने काम क्या किया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट ऐड की जाएगी तो लाइन वर्टिकल रहेगी पीवी एक्सिस पे, और एरो ऊपर की तरफ रहेगा। एरो ऊपर की तरफ क्यों रहेगा, क्योंकि हीट ऐड करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो 1 2 क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। इसका उल्टा करें, अगर हम इसे हीट निकालेंगे तो क्या होगा, हीट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी घटेगी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी घटेगी मतलब वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी घटेगी का मतलब
एवरेज काइनेटिक एनर्जी घटेगी, मास तो फिक्स है। इसका मतलब टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरेगा तो प्रेशर गिरेगा। इसका मतलब अगर हम 2-1 की बात करें तो 2-1 का मतलब वर्टिकल लाइन तो है, बट एरो नीचे की तरफ है, प्रेशर गिर रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन और आइसोकोरिक एक्सपेंशन। अब आप समझिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट ऐड करेगी तो वर्टिकल लाइन होगी पीवी एक्सिस पे, लेकिन वो एरो ऊपर की तरफ रहेगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम जब हीट रिजेक्ट होगी तो वर्टिकल लाइन रहेगी, परंतु एरो नीचे की तरफ होगा। तो हम लोगों ने पीवी डायग्राम पे आइसोकोरिक प्रोसेस को दिखाया। सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस को नहीं दिखाया बेटा, हम लोगों ने आइसोकोरिक हीट एडिशन को दिखाया, एरो अपवर्ड्स, और आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन को दिखाया, एरो डाउनवर्ड्स। तो इसको बोलेंगे आइसोकोरिक हीट एडिशन, इसको बोलेंगे आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, इसको बोलेंगे आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम कंप्रेशन, इसको बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हम लोगों ने पीवी डायग्राम पे इसको रिप्रेजेंट किया। अब थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसको रिप्रेजेंट करना सीखा। अब हम लोग सेकंड चलते हैं, जरा देखते हैं रिलेशन। तो पीछे कर चुके हैं हम लोग बेटा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्या लगेगा, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। अभी देखिए V1 V2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। और ये क्या है, ये कुछ नहीं है बेटा, गिलुसेक लॉ। इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अब अगर हमें 1 मालूम है और 2 मालूम है, तो 1 और 2 पे अगर प्रेशर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो P1 P2 मालूम हो और T1 मालूम, T2 निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपके 6 में से एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, P1 और P1 T1 P2 T2 में से 4 में से कोई 3 मालूम हो तो चौथा निकाल सकते हैं। किस सूत्र से, ये सूत्र से। ये सूत्र क्या है, गिलुसेक लॉ है। कहां से आया है, आइडियल गैस के लॉ से आया है, इक्वेशन स्टेट से आया है। कैसे, वॉल्यूम कैंसिल करके। तो आप ये रिलेशन लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब हम लोग चलते हैं बेटा वर्क ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर कैसे निकालते हैं बेटा, हम लोग पीछे देख चुके हैं क्लोज सिस्टम का वर्क कैसे निकलता है। क्लोज सिस्टम का वर्क निकालते हैं हम लोग इंटीग्रल पीडीवी से। अब इस केस में क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो वॉल्यूम V1 पे था वही वॉल्यूम 2 पे है, वॉल्यूम बराबर V1 बराबर V2। तो यहां पे चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्क विल बी 0। 1 से 2 में जो वर्क होगा वो 0, क्यों, चूंकि चेंज इन वॉल्यूम 0 है। अब पीवी डायग्राम पे किसी भी प्रोसेस के नीचे का एरिया वर्क देता है, तो 1 से 2 हमारा है प्रोसेस, इसके नीचे का एरिया क्या होगा, एक पॉइंट आएगा, तो वर्क विल बी 0। इसका मतलब 1-2 के नीचे वर्क इज 0, आपको पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब 1-2 के नीचे का एरिया आपको दिखा दिया तो वर्क 0 हो गया। इधर मैग्नीट्यूड मिल गया, इधर ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है कि 0, एक पॉइंट आएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं चौथी चीज है हम लोगों के लिए बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी सूत्र क्या है, du बराबर mCV dt। तो अगर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन निकालना है, तो जो आपका मास है वो ले लीजिए, CV ले लीजिए और तापांतर ले लीजिए। अब T1 T2 दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो पीछे आपके पास रिलेशन है, यहां से आप T1 T2 में से जो भी अज्ञात है वो निकाल लेंगे। अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे, हीट ट्रांसफर। सर हीट ट्रांसफर कैसे निकलेगा, मैंने कहा बेटा नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, इसको बोलते हैं NFE, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये क्या होता है, ये होता है del Q इज इक्वल टू du प्लस del W। अब आपको हीट ट्रांसफर निकालना है, आपको du मालूम है, du कितना है, mCV dt, और del W तो हो गया 0। इसका मतलब del Q बराबर क्या आ गया, del Q बराबर आ गया बेटा आपका mCV dt। इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अगर आपको हीट ट्रांसफर निकालना है तो हीट ट्रांसफर कुछ नहीं होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे, mCV dt। इसका मतलब हम लोगों का हीट ट्रांसफर भी आ जाएगा। अब जरा समझिए, 1 से 2 के दौरान वर्क ट्रांसफर तो 0 है क्योंकि dV 0 था, लेकिन क्या 1 से 2 के दौरान हीट दी गई है, सर दी गई है। 1 से 2 के दौरान हीट दी गई है, 1 से 2 के दौरान देखिए पीछे ये हीट दी गई है। सर कितनी हीट दी गई है, मैंने कहा देखिए बेटा 1 से 2 के दौरान जो भी हीट दी गई है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब वो दिखाई कहां देगा, ये दिखेगा हमको TS डायग्राम पे, तो 1 से 2 के नीचे दिखेगा। फिर इसका शेप ऐसा कैसा है, मैंने बताया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पीवी डायग्राम पे इस प्रकार से होता है और टीएस डायग्राम पे इसका शेप इस प्रकार से आता है। ये शेप कैसे आया बेटा, ये एंट्रोपी का जो इक्वेशन होता है उससे आता है, हम लोग हल्का सा भी देखते हैं। तो 1-2 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस टीएस डायग्राम पे। अब टीएस डायग्राम पे हीटिंग हो रही है तो ये
टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1 से 2 ऊपर की ओर, और जब हम हीट निकालेंगे तो कूलिंग होगी या हीट रिएक्शन होगा तो नीचे की ओर। तो 1 से 2 क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रही है। हीट ऐड हो रही तो 1 पे क्या देखिए एंट्रोपी ये थी, 2 पे क्या एंट्रोपी ये है, तो 1 से 2 में हीट है। तो 1 से 2 के नीचे का एरिया बेटा हमें हीट ट्रांसफर देगा, तो ये है इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण, और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सर एंट्रोपी में परिवर्तन कैसे आएगा, मैंने कहा देखिए चेंज इन एंथैल्पी पहले निकाल लेते हैं। TH या चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगी, ये आएगी mCp dt। पीछे आप तापांतर निकाल चुके हैं, मास आपको मालूम है, Cp लगा के आप dt निकाल लें। इसका मतलब आपको एंथैल्पी में परिवर्तन भी यहां पे आ जाएगा। लास्ट में हमें चाहिए एंट्रोपी में परिवर्तन, तो बेटा हम लोग पीछे देख चुके हैं ds बराबर del Q by T। अगर आपको इस प्रोसेस को निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए 1 से 2। यहाँ पे del Q के स्थान पे क्या रख देंगे आप, mCv dt by T, और 1 से 2 इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, m और Cv कांस्टेंट है, क्लोज सिस्टम है, मास तो स्थिर है, Cv को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं आइडियल गैस के, तो mCv बाहर आ गया, 1 से 2 dt by T। ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू mCv नेचुरल लॉग T2 अपॉन T। अब बेटा इस एंट्रोपी के इक्वेशन पे ही हम लोग S1 की कोई भी वैल्यू मान के और T1 T2 को चेंज करके S2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये कर्व आता है। अब 1 से 2 क्या है, 1 से 2 है कांस्टेंट वॉल्यूम, बट एरो ऊपर की तरह है तो हीट एडिशन। जब हीट ऐड होती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, तो 1-2 क्या है, ये लॉगरिथमिक कर्व है बेटा। इस 1-2 के दौरान जो है ये एंट्रोपी के परिवर्तन को शो कर रहा है, बट 1 से 2 में चूंकि हीट ऐड कर रहे हो, तो 1 से 2 में हीट ऐड कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एरो ऊपर की तरफ जाएगा, और इसके नीचे का एरिया क्या होगा, ये इस प्रोसेस में हुआ हीट ट्रांसफर देगा। लेकिन अगर हम लोग 2 से 1 नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन, तो 2-1 पे आएंगे तो ये होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन। इसका मतलब पीवी डायग्राम पे एक वर्टिकल लाइन होगी, टीएस डायग्राम पे एक लॉगरिथमिक कर्व होगा। टीएस डायग्राम के नीचे का एरिया हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन दिखाएगा। 1 से 2 जाओगे तो ये एरिया हीट ट्रांसफर जो है हीट एडिशन कहलाएगा, 2 से 1 आओगे तो ये एरिया हीट रिजेक्शन कहलाएगा। अब बेटा हम लोग इस प्रकार से चीजों को कैलकुलेट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स लगा करते हैं। यहाँ हमें एक हल्का सा आइडिया लेना है, हम लोग कल नेक्स्ट प्रोसेसेस करेंगे। तो अब अगर ये प्रोसेसेस एक बार हमें समझ में आ जाएंगे तो हमें साइकिल को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट प्रोसेसेस को कल करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।